अस्सलाम वालेकुम। ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 की खुसूसी ट्रांसमिशन जीत की जंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ मौजूद होंगे हमेशा की तरह सलमान बट और उनसे होंगी कल के मैच से मुतालिक बात। और मेरा तो दिल कर रहा है कि आज सिर्फ कल के मैच के बारे में ही बात की जाए। भाई कल जो कर दिया है पाकिस्तानी टीम ने, ऐसा मेरे ख्याल से किसी और टीम ने किसी और टीम के साथ नहीं किया है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो हो चुका है ना वर्ल्ड कप 2021 के मैच में, पाकिस्तान और भारत के मैच में, वो पहले कभी भी नहीं हुआ है। शाहीनों ने भारतीय टीम को ऐसी धूल चटाई है कि वो सारी जिंदगी याद रहेंगे और माजी का हिसाब भी उन्होंने बराबर कर दिया है। पाकिस्तानी टीम ने 10 विकेटों से शिकस्त दी है और जो भारत और भारतीय टीम मौका मौका कहती थी, बड़ा हमें ना 25 सालों से इन्होंने ना एक गाना बनाया हुआ था और बार बार कहते थे मौका मौका, वालों को कभी मौका नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने मौका नहीं दिया है। सलमान, कल के मैच से ही आगाज़ करेंगे आज का। देखिए, इससे ज़्यादा मार्जिन ऑफ डिफीट हो नहीं सकता। ये रिकॉर्ड है 10 विकेटों से जीतना पाकिस्तान के लिए, और 10 विकेट से हारना भारत के लिए भी देयर वर्स्ट एवर डिफीट है। सो फॉर अस द बेस्ट पॉसिबल, फॉर देम द वर्स्ट पॉसिबल। और पाकिस्तान ने अपने लिए बड़ा हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपेक्टेशन जो है ना वो सेट कर दिया है, बार बड़ी हाई सेट कर दी है, बिकॉज एक कंप्लीट डेमोलिशन जॉब था। और बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, बैटिंग हो, कैप्टनसी जिसका हमने जिक्र किया था कि वो डिसीजन मेकिंग, टॉस जीते आप, अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, अब किस्मत अच्छी थी, लेकिन डिसीजन आपने अच्छा लिया ड्यू को जहन में रखते हुए, और उसने अपना पार्ट प्ले किया। उसके अलावा जो इनिशियल मैच को पकड़ना था, क्योंकि उनके टॉप 3 बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उनको आउट करना ज़रूरी था। हम काफ़ी दिन से इस बारे में बात कर रहे थे। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। शाहीन ने राइट एरियाज़ को हिट किया, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हासिल किए, पाकिस्तान टीम को हेड स्टार्ट मिल गया गेम के अंदर। पावर प्ले में इंडिया वर नोवेयर। अगर कोहली बहुत आउटस्टैंडिंग ना खेलते तो शायद इंडिया के 100 रन भी मुश्किल से होते। इस कदर ग्रिप थी पाकिस्तान की इस मैच। लेकिन सलमान, कल कोहली की हम बात कर रहे थे, आज मैं फिर बात करूंगी। मैंने जाके ना दोबारा जरा दिल नहीं भरता ना, ऐसे मोमेंट्स थे मैच के बार बार देखने का दिल कर रहा था। कोहली जो है ना वो आउटस्टैंडिंग खेले, ठीक है, उन्होंने 151 तक अपनी टीम को लेके गए, लेकिन वो भी बच रहे थे कि आउट ना हो जाऊं, सिंगल डबल इस तरह से एक आध मेरे ख्याल से उन्होंने चौका छक्का जो है ना वो मारा, लेकिन उनकी तरफ से भी प्रेशर उनके ऊपर नजर आ रहा था कल। देखिए, उसकी वजह थी ना, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था कल भी, और अभी मुख्तसरन मैंने ये बात की है कि अगर कोहली इस तरह ना खेलते जिस तरह वो खेले हैं तो शायद ये 150 रन भी ना होते। और उसको पता था कि अगर वो रिस्क लेते हैं, अगर वो बहुत खुला खेलने जाते हैं तो इसमें चांस तो होता है आउट होने का, और अगर वो हो जाते तो पीछे क्या था? पीछे कुछ नहीं था। इफ़ यू रिमेंबर, जितनी भी हमारी ट्रांसमिशन हुई है, हमने हमेशा इंडियन टॉप 3 की बात की है। उसके नीचे वो डेप्थ नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है उस तरह का। इसीलिए जो एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं कि क्यों शोएब मलिक का अंदर आना ज़रूरी था, क्यों हफीज़ का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कंडीशंस ऐसी हैं कि जब, और इवेंट बड़ा है, इसमें जब प्रेशर आता है एकदम, तो एट टाइम्स जो यंग लड़के हैं, अगर वो सिर्फ सारे इकट्ठे एक जैसे हों, जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा ना हो, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको कोई एक बड़ा चाहिए होता है जो कि कोई बात नहीं, यहाँ से भी संभल जाएंगे, एंड ही स्टैंड्स देयर फॉर द टीम। तो वो वाली जो फैक्टर है इंडियन टीम में नहीं था, क्योंकि पंट इतना एक्सपीरियंस नहीं। सूर्या कुमार यादव पिछले 2 माह पहले उनका डेब्यू हुआ है और श्रीलंका में वो इंडिया की टीम के साथ खेले हैं, जो दूसरी टीम थी, बड़ी टीम उनकी टेस्ट खेल रही थी इंग्लैंड में। सो इतना एक्सपीरियंस नहीं था। फिर अगर हम नीचे जाएँ तो पांड्या जो उनके ऑलराउंडर हैं, वो अभी हाफ फिट है, यानी वो बॉलिंग कर नहीं सकते, और बैटिंग में उनका नंबर इतना लो है कि अगर बॉलिंग जो है वो नहीं करेंगे तो ही इज़ हाफ यूजफुल फॉर द टीम, और इतना नीचे बैटिंग का इतना इफेक्ट आता नहीं। और एक और जो बहुत बड़ा ब्लंडर उनसे हुआ है, एंड वी वर लकी के हुआ है, वो ये है कि जब आपको एज कैप्टन पता हो कि विकेटें लेके मैच जीत सकते हैं, और आपके बेस्ट बॉलर बुमराह हैं, और उनको आपने पहले 10 ओवर्स में सिर्फ 1 ओवर दिया। सो देखें, विकेटें लिए बगैर उन्होंने जीतना नहीं था, और अपनी बेस्ट जो ऑप्शन थी विकेट्स लेने की, उसको उन्होंने पहले 10 में सिर्फ 1 ओवर कराया। तो आई थिंक ये भी टैक्टिकल मिस्टेक थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसको पूरा कैपिटलाइज किया, शानदार बैटिंग की, कोई मौका नहीं दिया भारत को कि वो मैच के साथ भी लगे। पाकिस्तानी टीम को ने मौका इंडियन टीम को नहीं दिया, और सेकंड इनिंग में जैसे जब भी शोर उठता था ना, तो हमारे भी दिल थोड़े से ज़रा ऊपर नीचे होते थे, लेकिन वो शोर उठता था पाकिस्तानी शायकीन की तरफ से। सेकंड इनिंग में तो एक भी खुशी का मौका नहीं दिया भारतीय शायकीन को। इसका जिक्र कोहली ने भी किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी। उसने कहा कि हम टोटली आउट क्लास हुए हैं, और इतना प्रोफेशनल एफर्ट उन्होंने पहली बार देखा है पाकिस्तानी बैटर्स की तरफ से। और उन्होंने ये कहा कि
हमें तो कोई मौका ही नहीं मिला, यानी कि हमें तो देयर वाज नो ब्रीदर, एक विकेट भी नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि सारा क्रेडिट पाकिस्तान के ये दो प्लेयर्स को, रिजवान और बाबर को, जिस तरह वो खेले हैं। और उन्होंने बार बार प्रोफेशनल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, विच मीन्स कि जब आप बिल्कुल आपकी एक्यूरेसी प्रिसीजन होती है, आप एग्जैक्टली वो करते हैं जो आपका प्लान होता है, देन यू नो यू आर कॉल्ड अ ट्रू प्रोफेशनल। और वैसा इन दोनों ने अपना खेल खेला कल वाला। और कल बड़े रिकॉर्ड भी बने हैं। कल हाईएस्ट पार्टनरशिप T20 की रिजवान और बाबर की रही है। तो इन दोनों ने जो अपना एक बना लिया ना पार्टनरशिप, उससे भी सबको डर लगता है। बाबर और रिजवान से इंडिविजुअली तो लगता ही है, लेकिन इनकी पार्टनरशिप जो है वो बड़ा लंबा आगे तक लेके जाती है टीम को। देखिए, वो अपोजिशन के लिए खतरा है। ये दोनों जितना लंबा खेलते हैं, बिकॉज एक तो ये रन्स भी चलते रहते हैं, साथ ये रिस्क नहीं लेते। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अपोजिशन को तब आती है कि कोई होप नज़र नहीं आती विकेट में, क्योंकि इतनी मतलब इतना कॉम्पैक्ट है इनकी जो टेक्निक है, उसमें बहुत कम कोई ऐसा मौका नज़र आता है कि जहाँ पे बॉलर कुछ प्लान कर ले और उस तरह से आउट हो जाए। तो आई थिंक कि ये जितनी पुख्तगी इनकी टेक्निक में है, यही कंसिस्टेंसी का राज है। क्योंकि ये दोनों वो हैं, एक वर्ल्ड नंबर 1 है और एक पिछले साल का वर्ल्ड नंबर 1 है, कि एक साल में सबसे ज़्यादा रन दुनिया में रिजवान के हैं। एवरेज सबसे ज़्यादा रिजवान की एज एन ओपनिंग बैटर पूरी दुनिया में। तो ये एक्सेप्शनल केस है कि दो जो वर्ल्ड के टॉप नॉच प्लेयर्स हैं, वो पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स हैं इस फॉर्मेट के अंदर। और इनकी जो कमाल चीज़ है वो है कि रिस्क मिनिमम है और आउटपुट मैक्सिमम है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो शाहीनों ने भारतीय सूरमा जो है उनका गुरूर खाक में मिला दिया है। और कल की परफॉर्मेंस जो है उसके बारे में क्या ही कहने। भारत को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी है कि सारा हिसाब जो था ना वो बराबर कर दिया है। ग्रीन शर्ट से 152 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल किया। मोहम्मद रिजवान जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने 79 रन बनाए, जबकि बाबर आजम ने 68 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली हैं। शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली की जो बॉलिंग थी वो भी तबाहकुन थी और उसकी वजह से भारतीय बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल सके। इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत का गुरूर टूट गया। मौका मौका गाने वालों को एक भी मौका ना मिला। पाकिस्तान ने भारत को पूरी तरह आउट क्लास किया। भारतीय सूरमा चारों शाने चित हो गए। पाकिस्तानी टीम ने पहले फील्डिंग का फैसला किया और पहले ही ओवर में शाहीन शाह आफरीदी ने भारत के हिटमैन रोहित शर्मा को आउट कर दिया। राहुल का भी फॉर्म काम ना आया। शाहीन के सामने बेबस दिखाई दिए। विराट कोहली ने थोड़ी मुजाहमत की, लेकिन भारत को सिर्फ 151 रन तक पहुंचा सके। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह आफरीदी ने 3, हसन अली ने 2 और हारिस रऊफ शादाब खान ने 1-1 शिकार किया। जवाब में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने बैटिंग शुरू की तो भारतीय बॉलर्स बुरी तरह फेल हुए। बाबर और रिजवान ने ऐसी धुलाई की कि भारतीय बॉलर्स को लाइन और लेंथ ही भूल गए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड कायम किया। मोहम्मद रिजवान 79 और बाबर आजम 68 रन बनाकर नॉट आउट रहे और तारीखी अंदाज में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में पहली जीत दिलाई। क्या बात है, ज़बरदस्त। इस तरह की खबरें देख के ना वैसे ही आप जो है ना बिला वजह में खुश हो जाते हैं। खैर, ये बिला वजह खुशी नहीं है, ये खुशी बहुत बड़ी है। और ये जो शिकस्त है भारत को, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सलमान टाइम लगेगा इस शिकस्त से निकलने में, क्योंकि बुरी तरह से हारे हैं। एक तो होता है ना कि लड़के नज़र आ रहा हो कि ना कम मार्जिन से हारे हो तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन इतनी बुरी तरह से हारना और जब आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो मैच से पहले, तो देखिए, अगर मैं क्रिकेटर्स की बात करूं तो वहां पर मुझे ओवर कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता। लेकिन जो क्रिकेट से बाहर की फ्रेटर्निटी है, जिसमें फॉर्मर क्रिकेटर्स कुछ कह लें, जो टाकरा टाइप प्रोग्राम्स में बैठे थे, उनकी तरफ से एक अननेसेसरी एक एक्ट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस और वर्ड्स ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, काफ़ी गुफ्तगू इस तरह की जिसमें जी हम ये कर देंगे, वो कभी हुआ नहीं तो ये हो नहीं सकता। ये वो चीज़ें हैं जिनसे अवॉइड करना चाहिए। क्रिकेट ऐसी गेम है, एक दिन में आप ऐसे सरप्राइज होते हैं कि सारा अपसाइड डाउन हो जाती है चीज़। और ये हमें अगले मैचेस में पता चलेगा कि हाउ लॉन्ग दिस हर्ट्स इंडिया। बिकॉज देखिए, अभी रिसेंटली इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के टूर पे थी, 36 रन पे टेस्ट मैच में सारे आउट हो गए और उसके बाद उन्होंने सीरीज जीत ली। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत ली 36 रन पे आउट होने के बाद। तो आप ये जो बड़ी टीमें होती हैं ना, उनका कमबैक फिर बड़ा ड्रास्टिक होता है। जब उन्हें चोट लगती है ना, तो फिर रिजॉल्व से पता चलता है वो कितनी बड़ी साइड है। तो आई थिंक हमें लाइट किसी को नहीं लेना। अभी हो सकता है कि वो अगले मैचेस जीते हैं और आगे कहीं फाइनल्स में मुलाकात हो जाए। तो ना हमें इस तरह की कोई कंप्लेसेंसी लानी है। वन एट ए टाइम। अभी इंडिया इज गॉन फॉर अस, अभी न्यूजीलैंड इज द टारगेट। तो आई थिंक एज क्रिकेटर्स हमारे प्लेयर्स ने भी बड़ा डिसेंटली बिहेव किया और इंडिया की टीम ने भी बड़ा ग्रेसफुली लॉस को लिया है।
जो ही है। बाहर की नॉइज है वो आप किसी को शुरू से बात हाँ, कर रहे हैं कि नॉइज को आपने इग्नोर करना है, Yes. चाहे वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हो या फिर आप पर तनकीद करें, तो आपने उसको इग्नोर करके फोकस होकर खेलना है। बहरहाल कल हम ये भी बात कर रहे थे सलमान के हम जीत तो जाते हैं, बड़ा अच्छा जीत जाते हैं और खुशी में हम इतना फिर इजी हो जाते हैं कि अगले मैचेस जो है ना उनको हम बड़ा इजी ले लेते हैं, लाइट ले लेते हैं और उसमें अल्टीमेटली होता ही है कि हमारी परफॉर्मेंस मुतासर हो जाती है। कल जो हम बात कर रहे थे वही बात बाबर आजम ने भी जाकर अपने ड्रेसिंग रूम में की और उन्होंने यही आपने भी सुना होगा देखिए वो क्लिप। बिल्कुल मैंने वो क्लिप देखा और मुझे बहुत खुशी हुई कि एक प्रोफेशनल माइंडसेट इवॉल्व कर रहा है फाइनली, और कमिंग फ्रॉम द कैप्टन हिमसेल्फ इट मींस अ लॉट, बिकॉज जब वो खुद ये बात कर रहा है तो उसने ही सबसे पहले खेलने जाना है, तो उसका जो प्ले है वो शो करेगा कि ये कितना डिटर्मिन्ड है और कितना अपनी बात के साथ है, और फिर अगर वो है तो बाकियों के लिए कोई जवाब पैदा नहीं होता कि वो काम ना करें जो कप्तान करके दिखा रहा है। देखिए कप्तान गलत शॉट मार के आउट हो जाए, कोई भी हो, और बाद में दूसरे को कहे कि तुमने क्यों गलत शॉट मारी, तो वो इन्फ्लुएंस नहीं करता उस तरह से। लेकिन जिस तरह बाबर खेलते हैं, 10 में से 8-9 दफ़ा स्कोर करते हैं बारी लेते हुए, रिजवान भी तकरीबन हर मैच में, हर दूसरे मैच में रन्स करते हैं, तो जब इस तरह की आपकी लीडरशिप का ग्रुप होता है ना, तो फिर बाकियों के लिए मौका नहीं रहता कि वो परफॉर्मेंस ना दें या बहाने ढूंढें या सुस्ती का मुजाहरा करें। सो आई थिंक ये बेस्ट बातें थी, शॉर्ट एंड वेरी टू द पॉइंट, कि जी अब न्यूजीलैंड है, ये गुजर गया है, और उसने कहा कि हमारी ये आदत है और हमारी आदत हमें ही बदलनी और है। हमने इसको बदलना है। ये दीज वर द गोल्डन वर्ड्स दैट ही सेड यस्टरडे, और मुझे बहुत खुशी हुई उसकी वो बात सुन के। बिल्कुल ऐसे, और उन्होंने कहा कि भाई देखो ये हम सबकी जीत है, एज अ टीम हम जीते हैं। तो कल क्या बात हुई थी, सलमान ने क्या बात की थी और उसके बाद कप्तान ने ड्रेसिंग रूम में जाके क्या बात की, पहले सलमान की बात सुनते हैं कल वाली, उसके बाद हम आपको वो वाला क्लिप दिखाएंगे जिसमें बाबर ने बात की तमाम खिलाड़ियों से। एक दिन है बस, हमने इससे रिवर्स आना है वापस बैक टू नॉर्मल, क्योंकि एक दिन के गैप के बाद हमने चले जाना है अगले मैच में विच इज़ अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और वो भी जीतना बहुत ज़रूरी है। जी ये वो बात थी कि सलमान ने कहा था कि ये वाली जीत हमारे बैंक में आ गई है, इसकी खुशी हमने मनानी है। एग्जैक्टली सेम बात मुझे लगता है कि आपको सुन ही रहे थे वो बाबर ना, जो उन्होंने बातें की हैं ड्रेसिंग रूम में जाके, वो भी अपने नाज़रीन को दिखा देते हैं। जनाब ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब हम बात करेंगे आज के मैच की। स्कॉटलैंड और अफगानिस्तान आमने सामने आने जा रहे हैं। अब इन दोनों ने नहीं बल्कि स्कॉटलैंड ने क्वालिफाई किया है, वो क्वालिफायर से आए हैं सुपर 12 में। अफगानिस्तान ऑलरेडी मौजूद थी। अफगानिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक जो है वो बड़ी बड़ी टीमों के लिए काफ़ी परेशानी का बाइस बनता रहा है, और आज का जो मैच है उसमें भी स्कॉटलैंड के लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। मुजीबुर रहमान हो, राशिद खान हो, या इसके अलावा जो मोहम्मद नबी हो, ये तीनों जो हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आईपीएल भी खेलते हैं, बिग बैश भी खेलते हैं, दुनिया के हर लीग्स खेलते हैं, हर जगह ये जब ये अवेलेबल हो तो इन्हें टीमें जरूर लेती हैं, टीमें वो जरूर इनकी लेती हैं। अवेलेबिलिटी पे होता है। अच्छा, दे आर वाह। सो गुड। यानी राशिद खान दुनिया का टॉप लेग स्पिनर है T20 फॉर्मेट में। मोहम्मद नबी इज अ टॉप क्लास ऑलराउंडर, ये ऑफ स्पिन बॉलर हैं। अभी रिसेंटली जो इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच खेला है तो 4 ओवर्स में इन्होंने सिर्फ 2 रन दिए हैं वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, तो लास्ट मैच खेला है। और ये बैटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। पाकिस्तान की PSL में ये रिप्रेजेंट करते रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, वहाँ से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज इन्होंने दी हैं। और इसके साथ में इनके साथ राशिद खान लाहौर कलंदर्स के लिए खेले हैं, उन्होंने भी कुछ मैचेस जितवाए हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इनका कॉम्बो है, और ये 12 ओवर्स गारंटीड होते हैं ये 3 स्पिनर्स के, जिसमें ये मोस्ट डैमेज करते हैं। सो अगर इनकी बॉलिंग ड्यू से पहले आई तो ये खासे मुश्किल होंगे किसी भी बैटिंग लाइन के लिए। यानी टॉस पे बड़ा डिपेंड करता है कि टॉस से जरा फेवरेबल कंडीशन हो जाती है बैटिंग साइड के लिए सेकंड टाइम। सही तो वो देखना पड़ेगा कि क्या होता है। बहरहाल ये है कि दोनों टीम्स अपने पिछले 5 में से 4 मैचेस जीती हुई हैं, और अफगानिस्तान तो हारी कोई नहीं, जो 5वां मैच था वो टाई हुआ है। तो अफगानिस्तान की विनिंग स्ट्रीक बड़ी ज़बरदस्त है, वो मोमेंटम उन्होंने गेन किया है, वो नीचे से ऊपर आ रहे हैं। लेकिन 2-3 साल पहले अफगानिस्तान भी एसोसिएट मेंबर्स में थे, सो ये वहाँ से प्रोग्रेस करके आए, सो दे हैव सीन इट ऑल। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते नीचे से कहाँ से आए हैं। सो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। मेरा ख्याल है कि कंडीशंस की वजह से और एक्सपीरियंस की वजह से थोड़ा एडवांटेज T20 फॉर्मेट में इनको है अफगानिस्तान को ज्यादा है। लेकिन स्कॉटलैंड की जो बात करें, स्कॉटलैंड भी पिछले 5 में से 4 मैच जीते हुए हैं। कॉन्टेस्ट बड़ा स्ट्रांग है। लास्ट आपको याद होगा ग्रीस ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया था बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो इन दोनों का जो मुकाबला है वो बड़ा ही तगड़ा होने वाला है आज।
देखिए बांग्लादेश का जो माइंडसेट है ना वो और अफगानिस्तान बड़ा डिफरेंट है। अफगानिस्तान में एक इस हद तक प्रेशर नहीं लेते कि यू कैन कॉल देम केयरलेस। वो अपनी जोन में रहते हैं। उनके ऑलरेडी अगर हम थोड़ी सी बात करें अफगानिस्तान में जो सिचुएशन पॉलिटिकली रहती है तो वो प्रेशर ले लेके तुम्हें इम्यून हो चुके हैं वो जब प्रेशर से। जिंदगी का प्रेशर नहीं वहाँ पे रहने वाला लेता तो वो किसी मैच का क्या प्रेशर लेगा। और जितनी मुसीबतें और तलखियाँ ज़माने की इन्होंने देखी हैं पिछले 15-20 साल में वो शायद ही किसी मुल्क ने देखी हो। तो प्रेशर जैसी चीज़ जो है ना वो हवा में उड़ा देते हैं इनके जो प्लेयर्स हैं और ये खुला खेलते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इनके जो दो ओपनर्स हैं हजरतुल्लाह जज़ई वो पेशावर ज़ल्मी से बहुत अच्छा खेले थे, 3 मैच थे, 3 मैन ऑफ द मैच हासिल किए उन्होंने। और मोहम्मद शहजाद जो इनके विकेट कीपर हैं वो भी बड़े अटैकिंग ओपनिंग बैटर हैं, बड़ी बड़ी हिट्स मारते हैं। सो ये डेंजरस आउटफिट है और ये सिर्फ स्कॉटलैंड नहीं, ये ऑन देयर डे किसी बड़ी टीम को भी चैलेंज, किसी भी टीम को चैलेंज प्रेजेंट करेगी, स्पेशली दुबई में। चलें लेट्स सी आज का मैच होता है तो पता चलेगा कि ये दोनों टीमें जैसे कि सलमान कह रहे हैं कि कॉन्टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। हमने अब बात करनी है जी, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट तो हमारा पाकिस्तान के मैचेस पर होता है, ठीक है। न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड से जीतना भी पिछले कुछ दिनों से बड़ा ज़रूरी हो गया है। हाँ जी, वो वापस गए ना जी, बताए बगैर, वजह भी नहीं बताई उन्होंने। हाँ, आज तक नहीं बताई है, वो कहते हैं हमने बतानी भी नहीं है कि क्या वजह है, मतलब समझ नहीं आई है। छोटा बच्चा नाराज होता है ना तो वो कुछ चीज़ छुपा देता है। इसी चीज़ का गुस्सा तो नहीं आ गया पाकिस्तान को कि ये टीमें वापस गई हैं, इंग्लैंड ने भेजी नहीं है, तो सारा गुस्सा जाके बेचारे इंडियंस पे उतार दिया उन्होंने। देखिए क्रिकेट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक जेनेरिक चीज़ है कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के इदारों ने और जितने भी लोग सिक्योरिटी में इन्वॉल्व हैं उन्होंने अपनी जाने तक लाइन पे लगा के सिक्योरिटी प्रोवाइड की, पाकिस्तान को दोबारा से इस काबिल किया कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट को होस्ट करें, आप PSL को होस्ट करें। मल्टी डायमेंशनल स्पोर्ट हुई पाकिस्तान में, कबड्डी का वर्ल्ड कप हुआ, दूसरी टीम में आई, हॉकी की एक वर्ल्ड 11 यहाँ पे विजिट करके गई, तो कोई रीज़न नहीं था। हाँ। और अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई थ्रेट थी तो आप एटलीस्ट उनको तो बताएं जिन्होंने उसका मसला हल करना है। ठीक है, अगर आप बताएंगे कुछ नहीं, इसका मतलब है कि दैट इफ देयर इज अ थ्रेट इट रिमेन्स, क्योंकि आप तो बता नहीं रहे, तो फिर वो वहाँ के लोगों के लिए खतरा है। तो ये जेस्चर भी अच्छा नहीं, ये बात भी ग्रेसफुल नहीं। तो एवरीथिंग दे डिड, वो ना कोई लॉजिक उसमें प्रेजेंट होती है और ना ही आप किसी के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। चले आप तो जा रहे हैं, किसी को तो बताएंगे यार ये मसला अपना हल करो, ऐसे ही तो वो फिर बुरा लगने वाली बात है। आई थिंक उसके ऊपर पाकिस्तान का रिएक्शन फेयर इनफ है। हालांकि बहुत ज़्यादा कोई बुरा रिएक्शन नहीं दिया गया, फिर भी हमने यही कहा कि चलें, हमने ये तो नहीं कहा ना कि अब हम मैच नहीं खेलेंगे या अपनी टीमें उधर नहीं भेजेंगे। इवन इंग्लैंड की बात कर लें, जब इंग्लैंड में कोविड से बहुत ही बुरा हाल था तब पाकिस्तान की टीम आ जाके खेली है, तब सपोर्ट दिखाई है। और उस वक्त आयशा देयर वाज नो वैक्सीन। एग्जैक्टली। और इंग्लैंड में रोजाना 2-2.5 हज़ार बंदे मरते थे, जो आज तक पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कुछ 500 भी नहीं इकट्ठे कोविड में गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन इंग्लैंड में एक छोटे से मुल्क में जब इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज डेली बेसिस पे हो रही थी एक वायरस की वजह से, इमेजिन द काइंड ऑफ प्रेशर जो पाकिस्तान के प्लेयर्स की फैमिलीज पे होगा कि ये उस जोन में जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान गया, पाकिस्तान ने एक मुश्किल वक्त में इंग्लैंड को इकोनॉमिक कोलैप्स से उनके क्रिकेट बोर्ड को बचाया। तो उसके बाद अगर ये उनकी तरफ से रिवर्सल में ये हमें मिला है तो अच्छी बात नहीं। और इस पे उनके अपने ही लोगों ने उनको काफ़ी कोसा। अभी डेविड गावर ने उनकी तरफ से माफी मांगी, उनकी वुमेन्स टीम ने बात की, फिर उनके प्लेयर्स ने कहा कि जी हमसे तो बात ही नहीं की, हमसे तो पूछा भी नहीं गया। सो उसमें बहुत कुछ ऐसा था जिसको आप शक की नज़र से देख सकते हैं कि ये बात आई कहाँ से। सो आई थिंक कि ज्यादती हुई पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह फिर उठेगा। इसी पर ना मैं एक इंडियन प्रोग्राम देख रही थी, ये टाकरा टाइप जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उसमें जो भारतीय एंकर थे तो इस सिचुएशन पे उन्होंने बात की कि ये प्रेशर जो था ना पॉलिटिकल नहीं था, ये IPL का प्रेशर था कि IPL उन खिलाड़ियों को फिर नहीं खेलने दी जाएगी जो पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि रिसेंटली जो इंटरनेशनली पॉलिटिक्स में चेंजेस आई हैं उसके अंदर डेफिनेटली भारत जो है हर तरह से कोशिश इस तरह करता है ना। हम बात नहीं करते इस बारे में, लेकिन थोड़ा सा इसका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हम लोग इतने प्रोग्राम्स करते हैं जिसके नीचे लाइव चैट्स भी चल रही होती हैं, उसमें इंडियंस की प्रेजेंस ज्यादा होती है ऑब्वियसली, क्योंकि वो नंबर्स में ज्यादा है हमसे, लेकिन उसमें भी हाई परसेंटेज के जो लोग हैं दे वांट पीस। द नॉर्मल पब्लिक वो चाहते हैं कि अमन हो, आना जाना हो, बायलैटरल मैचेस हो और ट्रेड भी हो और दूसरी गेम्स भी हो। लेकिन ये चंद लोग हैं और वो आके जब डिस्टर्ब करते हैं ओवरऑल दो नेशंस के माहौल को, मेरा ख्याल है वो चीज़ किसी को भी फेवर नहीं करती और मैं तो कभी भी इसकी एडवोकेसी नहीं करता। आई थिंक कि लोग इससे बेहतर डिजर्व करते हैं।
स्किलफुल लोग भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, एक्टर्स भी हैं, उनका अक्रॉस बॉर्डर्स काम होते हैं और ट्रेड भी हो सकता है। बहुत सारे मसाइल दोनों मुल्क के हल हो सकते हैं Exactly. अगर ये आपस में फटा शटा जो है ना ये ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ऐसी है। और मुझे लगता है कि ये दोनों मुल्क अगर पीस के साथ रह सकते हैं तो मेरे ख्याल से अनबीटेबल हो जाएंगे। सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं मैं कह रही, ओवरऑल जिस तरह का टैलेंट यहाँ पर पाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो चाहती नहीं हैं कि ये दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ मिलके पीस के साथ रहें। बहरहाल इसका फ़ायदा उठाने वाले चंद लोग होते हैं और सफ़र जो है वो पूरी जो दोनों नेशंस हैं वो करती हैं। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि पीस रहे। बहरहाल अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रेंट बोल्ट की, कि वो बिल्कुल शाहीन की तरह बॉलिंग करवाते हैं, ठीक है, और अगर उन्होंने पहले बॉलिंग की कल तो वो बिल्कुल वही कर सकते हैं जो शाहीन ने इंडियन टीम के साथ किया है। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो बाबर और रिजवान की फीट मूवमेंट वो नहीं है जो रोहित शर्मा की है, और ट्रेंट बोल्ट उतने तेज नहीं है जितना शाहीन है। ठीक। तो ये दोनों चीजें वो होने नहीं देंगी जो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया। ठीक, होपफुली उनका वो footwork जो चांसेस है। कम है वैसा होने के। ठीक है। ट्रेंट बोल्ट एक अच्छे स्विंग बॉलर जरूर हैं, लेकिन उनकी स्पीड 130s में है। शाहीन इज इन द हाई 140s। तो जब इतना तेज बॉल लेट स्विंग होता है तो चाहे आप रोहित शर्मा से आगे तो बैट्समैन कम ही है दुनिया में, तो अगर वो डिसीव हो सकता है तो कोई भी हो सकता है। लेकिन ट्रेंट बोल्ट की पेस पे ऐसा होगा तभी जब बैट्समैन कोई गलती करे ज्यादा, वो फोर्स नहीं कर सकती उनकी पेस बैटर को। क्या होता है ना कि आप 10 किलोमीटर का बहुत फर्क होता है इस लेवल पे। और इसी तरह बट न्यूजीलैंड के पास दो और बॉलर हैं जो 150 वाले, जिसमें काइल जेमिसन है एक, और दूसरे हैं लोकी फर्गसन। और ये दोनों 150 पे कंसिस्टेंटली बॉलिंग करते हैं और हार्ड लेंथ्स पे बॉलिंग करते हैं। वो पाकिस्तान के लिए थ्रेट है। मुझे लगता है बोल्ट से ज्यादा पाकिस्तान के लिए वो थ्रेट है। और वो क्योंकि जब आपकी पेस इतनी होती है ना तो आप ड्यू में भी गुजारा कर जाते हैं एट टाइम्स। तो उनको शायद ड्यू फैक्टर उतना इफेक्ट ना करे जितना वो स्पिनर्स को कर सकता है ड्यू फैक्टर। तो पाकिस्तान ने किसी सूरत इस टीम को इजी नहीं लेना, और ये वो टीम है जिसने पाकिस्तान को दुबई में वनडे सीरीज भी हराई थी और टेस्ट भी हराया था। तो ये दे आर द मोस्ट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स, द बेस्ट प्लानर्स प्रोबेबली इन द होल ऑफ द वर्ल्ड। और इन्होंने अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती है। तो इनकी क्रिकेट है ऑन अ हाई। तो पाकिस्तान पर गुस्सा काफ़ी है कि ये आए नहीं, तो पाकिस्तान उसको अपनी डिटर्मिनेशन फ्यूल बना के इस्तेमाल कर सकता है उस गुस्से को। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को इतनी ही अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी या इससे बेहतर जो पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ। आपने शाहीन की बात की ना, तो मुझे कल जो केएल राहुल को जिस तरह से उन्होंने आउट किया वो याद आ गया कि उनका फुट और उनका बैट उसके दरमियान में एक थोड़ी सी जगह थी, वहां से बॉल निकली है और जाके स्टंप्स को वो लगी है। इतनी एक्यूरेट उन्होंने स्विंग की है। देखिए जब बॉल स्विंग होता है ना तो ये गैप्स क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि शाहीन का या किसी भी लेफ्ट आर्मर का, ये बॉल हम अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एंगल है अक्रॉस। तो जब एंगल अक्रॉस इस तरह जाना चाहिए और जब उसमें जाके लेट डिप आती है तो एडजस्टमेंट का टाइम बड़ा कम होता है, बिकॉज यू आर प्लेइंग द बॉल। जब वो वहां से लेट स्विंग होता है तो ऑटोमेटिकली वो गैप क्रिएट होता है। केएल राहुल का नॉर्मली बैट पैड में कोई गैप नहीं है, लेकिन वो बॉल इतना शानदार था कि उसने गलती करवाई उससे। और वो फॉर्म में एक इन फॉर्म प्लेयर को आउट किया। सो इमेजिन के गेंद कितना जबरदस्त था। अच्छा, शर्मा के बारे में बताएं, क्या पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है तो उनको कुछ हो जाता है या फिर वो रीड नहीं कर पाते? 3 मरतबा वो 0 पर आउट हुए हैं और एग्जैक्टली सेम तरीके से वो आउट हुए। एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी और कल का मैच। इसका प्रॉब्लम यही है, या तो ये 0 पे आउट होता है या फिर ये बड़ा 100 करता है। जो किसने वर्ल्ड कप में हमारे खिलाफ 140 रन की इनिंग खेली, वो अगर ये ना खेलता तब भी इंडिया इस तरह ना जीतता। तो ये इसी तरह का प्लेयर है। यहाँ ये बिल्कुल जल्दी आउट हो जाता है, या फिर ये वो प्लेयर है जिसके वनडे में 3 डबल 100 हैं। ही इज द ओनली मैन इन द वर्ल्ड। तो ये इसी तरह का बंदा है कि या फिर बिल्कुल मैच ले जाता है और उसमें कंसिस्टेंट है। ठीक है, हमें तो याद है क्योंकि हमारे पास बॉलिंग ऐसी है जो इसको अर्ली ऑन तंग करती है। बाकी मुल्कों से पूछें आप तो वो तो बेबस हो जाते हैं उसके आगे। अच्छा, जो इंडियन टीम है उनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़ा काम करते हैं हर एक खिलाड़ी के ऊपर, किसकी बॉलिंग कैसी है। क्या ये क्योंकि आपको याद है कि इन्होंने आमिर के बारे में ये कहा था कि आमिर बड़ा एवरेज सा बॉलर है, मैं उसको बड़ा एवरेज बॉलर समझता हूँ, लेकिन आज तक इन्होंने 6 बॉल्स पूरी नहीं उसकी फेस की हैं। पहली बॉल पे या दूसरी बॉल पर आमिर की आउट हो जाते हैं और एग्जैक्टली वही तरीका इस्तेमाल किया है शाहीन अफरीदी ने कल। देखें ये बात पता नहीं अब उसने किस जोन में जाके की है। आमिर हो गया, मोहम्मद आसिफ हो गया, वसीम अकरम, वकार यूनुस हो गए, शोएब अख्तर
और ये जो अब शाहीन है, पाकिस्तान को जो बॉलिंग टैलेंट अल्लाह ने दिया है वो किसी मुल्क को दूसरे को ऐसा नहीं दिया। और तो ये बात वो कह गए, पता नहीं किस तरह कह गए। इंडिया के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो ये चीज़ मानते हैं। कपिल देव की बात कर लें या जो दूसरे उनके खिलाड़ी हैं, वो मानते हैं इस चीज़ को कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है स्पेशली बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में, वो आउटस्टैंडिंग है। इसमें कोई शक नहीं है और पूरी दुनिया इसको मानती है। खाली इंडिया के फॉर्मर प्लेयर्स नहीं, पूरी दुनिया इसको मानती है। बल्कि लोग अक्सर हंसते हुए पूछते हैं कि यार ये कौन सी फैक्ट्री आप लोगों ने छुपाई है जिधर से ये अक्सर नए टैलेंट निकलता है। अभी देखें, इंडिया के पास एक बुमराह ही था कल जो थोड़ा तेज बॉलिंग कर रहा था, जो 140 को हिट करता है, बाकी किसी का बॉल पहुंच नहीं रहा था। पाकिस्तान के 2 खेल रहे, धानी बाहर बैठा हुआ, हसनैन को हम लेकर नहीं गए। ठीक है, हसनैन और मूसा को प्रोबेबली फर्स्ट क्लास क्रिकेट में थोड़ा वक्त चाहिए ताकि अपनी स्किल्स को बेटर करें, लेकिन वो जो पेस की इंडस्ट्री है ना, उसमें अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास डेप्थ है कि अब 4-5 बंदे रॉ मटेरियल पड़ा होता है कि यार 140 वाला है। ये खुराक थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी मुल्कों से। क्या है नेचुरल है। अब अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करे जाए। पता नहीं कौन सा कोई कर्म है खास के ये आ जाते हैं बार बार, क्योंकि पेस अगर पैसों से या कोचेस से या किसी लैब में खरीदा नहीं जा सकता तो वो सारे डाल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे है जनाब। पाकिस्तान और भारत का तारीखी मैच जो है उसमें कई दिलचस्प लम्हे भी देखने को मिले। मोहम्मद रिजवान की मैच के दौरान नमाज पढ़ने की वीडियो सामने आई। फिर विराट कोहली और MS धोनी जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिले, उनसे बातचीत की, उसको बड़ा पसंद किया लोगों ने। और जब मैच खत्म हुआ उस पर बाबर आजम के वालिद जो थे वो भी आबदीदा हो गए। भारतीय मतदान स्टेडियम से पहले ही चले गए, मैच खत्म होने से पहले ही चले गए। तो उस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान और भारत का मैच यादगार बन गया। मैच के दौरान कई ऐसे वाकयात देखने को मिले जो शायकीन क्रिकेट कभी नहीं भूल पाए। मैच के दौरान भी पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने नमाज कज़ा न होने दी। मैच के टॉप स्कोरर ने इनिंग्स ब्रेक के दौरान नमाज पढ़ी। दूसरी जाने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को विराट कोहली ने गले लगाकर मुबारकबाद दी। कोहली के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को खूब सराहा गया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के वालिद आजम सिद्दीक की मैच के बाद आबदीदा होने की वीडियो भी वायरल हुई। दूसरी जानिब भारतीय शायकीन मैच खत्म होने से पहले ही स्टेडियम छोड़कर चले गए, जिनको पाकिस्तानी शायकीन ने गाने गाकर अलविदा किया। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सिंग चैंपियन आमिर खान ने भारतीय अदाकार अक्षय कुमार के साथ वीडियो लगाई और पूछा कि मैच एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। तो बड़े बड़े खिलाड़ी तो थे ही स्टेडियम में, लेकिन उनके साथ साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी हमें नजर आए। फवाद चौधरी वहाँ पर थे, अक्षय कुमार जो थे वो भी मैच ख़त्म होने से पहले ही वहाँ से चले गए थे। आए वो बड़े जोश व खरोश के साथ थे। लेकिन ये है कि ये क्रिकेट है, ये खेल है, इसमें हार जीत तो होती है और हमारी जीत हो तो डेफिनेटली ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कल के मैच की। कल जो न्यूजीलैंड के साथ मैच हुआ 2018 में जो UAE में सीरीज़ खेली थी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो उसमें वाइट वॉश किया था न्यूजीलैंड को। तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने उनके अगेंस्ट भी अपनी तैयारी पूरी की होगी। केन विलियमसन हो गए जो स्पिन अटैक को बड़ा अच्छा खेलते हैं, ट्रेंट बोल्ट या फर्ग्यूसन की बात कर रहे थे, इन सब के बारे में भी काफ़ी अच्छा प्रिपेयर किया हुआ होगा पाकिस्तानी। देखिए बिल्कुल किया होगा प्रिपेयर। और उस वक्त बात ये थी कि इमाद वसीम बड़े एक्सेप्शनल बॉलिंग कर रहे थे। मुझे याद है जब न्यूजीलैंड से पाकिस्तान ने सीरीज़ जीती थी तो इमाद वसीम हर मैच में ऊपर से ही 1-2 विकेट्स देते थे। जैसे कल शाहीन ने स्टार्ट किया, ऐसे इमाद वसीम करते हैं। और ये जो टीम्स हैं, न्यूजीलैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, दुबई की कंडीशंस में इमाद वसीम को ये लोग बहुत पुअर खेलते हैं। या इमाद वसीम कह लें इनके लिए एक्सेप्शनल बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि उनको एक तो ऑफ द पिच पेस नहीं ऑफर होती, दूसरा लो बाउंस रहता है। लो बाउंस पे वो बहुत परेशान होते हैं। तो इमाद वाज परफेक्ट फॉर देम। अब देखना ये है कि इमाद तो नया गेंद उनके खिलाफ करेगा, लेकिन उनकी कैसी तैयारी है ये हमें पता लगेगा उस दिन। अगर वो उसको सेफली नेगोशिएट करते हैं देन दे एंटर अ जोन जहाँ पे वो लॉन्च कर सकते हैं। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास बड़ी लिथल ओपनिंग कॉम्बिनेशन है शाहीन और इमाद की सूरत में। सुपर 12 का न्यूजीलैंड का ये पहला मैच होगा और पाकिस्तान पहला मैच अपना जीत के जा रहा है, तो डेफिनेटली मोराल बहुत ज़्यादा हाई होगा, एक्साइटेड भी होंगे। अब प्लेइंग 11 के बारे में मैं ये जानना चाहूँगी कि इसी प्लेइंग 11 को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इसके अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन भी हो सकती है। हैदर को, वसीम को, नवाज को भी चांस दिया जा सकता है। अभी तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई वेरिएशन होगी। अभी तो टीम इस्तेमाल ही नहीं हुई ओपनर्स के अलावा, नहीं हुई है। देखा ही नहीं हमने किसी को। तो जब किसी की बारी नहीं आई तो वो बैट्समैन कैसे रिप्लेस होगा। और बॉलिंग एफर्ट शानदार था। आई गेस कि इसमें थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि शादाब को अपना दिल बड़ा करना है। देखें
कंडीशंस ऐसी हैं जो बॉलिंग फ्रेंडली हैं, स्पिनर फ्रेंडली हैं। कल भी जब उन्होंने पहले 2 ओवर्स किए हैं तो वो ऑफलाइन थे। जब तक ऋषभ पंत की विकेट नहीं उन्हें मिली तब तक उन्होंने विकेट्स में बॉल नहीं किए। सो ही हैज ऑल द बैकिंग। कैप्टन उसको ट्रस्ट करता है, अगर उसने उसे ना खिलाना होता ना तो 1.5 साल कैरी नहीं करता वो आउट ऑफ फॉर्म बंदे को। तो जब आपको इतना कॉन्फिडेंस आप में है तो अल्लाह का नाम लेके करो यार बीच में बॉलिंग, और कोई बात नहीं है, जब 2 छक्के लगेंगे तो 3 विकेटें भी वहां से मिलेंगी इंशाल्लाह। यानी खुल के खेलना हाँ, उनके थोड़ा लिए सा जरूरी अपना है। जो अपने ऊपर उसने कोई एक क्लाउड क्रिएट कर लिया ना बचने वाला, उसको हटाओ। वो पाकिस्तान के क्रिकेट के तर्ज में वो चीज आती ही नहीं है। हम तभी बेस्ट पे होते हैं जब हम खुल के अग्रेसिव होके खुल के Yes. खेलते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप आउट ऑफ फॉर्म ठीक है थे, लेकिन अब निकले हैं, उन्होंने विकेट भी लिए कल। अच्छी तो विकेट ली अच्छी है, विकेट गुगली ली की है, गुगली लेकिन की है। उसके अलावा जो उससे पहले आउट करने से पहले की जो उनकी बॉलिंग थी ना वो वही टांग से बाहर, ऑफ स्टंप से बाहर थी, जिसका फायदा कोई नहीं। फायदा कोई नहीं था। बहरहाल बाबर आजम जो है उनकी विनिंग स्ट्रीक जो है वो अब 12 की हो गई है। 12 मैचेस जो हैं वो खेले हैं यूएई में और 12 के 12 मैचेस T20 वो जीते हैं। अल्लाह करे आगे भी ये इंशाल्लाह। उनकी जो स्ट्रीक है इसी तरह से जारी रहे, इसी तरह से वो जीतते रहें। तो आपको क्या लगता है कल के मैच में हम तो डेफिनेटली सपोर्ट कर ही रहे हैं पाकिस्तान को और हमने course. आखिर तक करना ही है, और उनका भी यही है कि हमारा फोकस वर्ल्ड कप है। अगर ये जीत जाते हैं और अच्छा एक चीज़ मैं इससे पहले मैं सुन रही थी काफ़ी सारे लोगों की, वो ये कि हर किसी ने प्रोफेशनल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ढूंढने से कोई गलती नहीं मिली है कल के मैच के अंदर। तो ये हमें जो वार्म अप मैचेस थे उसके अंदर नज़र नहीं आई हैं ये वाली चीज़ें, क्या इन्होंने छुपा के रखी हुई थी? देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं हम, बिकॉज इससे आगे एफर्ट नहीं होती। 10 विकेटों से ज्यादा कन्विंसिंग आप नहीं जीतते। तो अगर इस कोई करीब जाके जीतते हैं या थोड़ा अनसर्टन होकर जीतते हैं ना, तो डोंट थिंक कि कोई पुअर एफर्ट हो गई अचानक। यही सोचना है कि वो जो चीज़ थी वो वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसी आती है परफॉर्मेंस के जिस दिन कोई गलती ना मिले। ठीक है, तो अब इसको जहन में पाकिस्तान ने सेट किया हाई स्टैंडर्ड। इसका मतलब यही है कि ये एक हाई स्टैंडर्ड था, ये बेंचमार्क सेट हो गया। लेकिन अगर इससे 19-20 होता है तो फिर ऐसे ना हमें रिएक्शन लोगों का नजर आएगा, यार देखो उस दिन 10 विकेटों से जीते तो आज बड़ी मुश्किल से जीते हैं। क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री रही है ना कि एक बहुत ही अच्छा खेल के नेक्स्ट में जब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को सबसे क्लियरली और सबसे जो उनके जहन में फोकस पॉइंट होना चाहिए वो ये है कि अगर हम न्यूजीलैंड से जीत जाएं तो वी आर ऑलमोस्ट इन द सेमीफाइनल, क्योंकि बाकी फिर आपके पास रह जाएगा स्कॉटलैंड, अफगानिस्तान और बाकी मेरे ख्याल जो उसकी PNG, नहीं सॉरी नमीबिया की टीम है। सो योर रोड टू द सेमीफाइनल्स वुड बी वेरी क्लियर और फिर बाकियों की फाइट रह जाएगी। सो दिस मैच फॉर पाकिस्तान होल्ड्स काइंड ऑफ अ क्वार्टर फाइनल का जो है ना दर्जा रखता है हमारे लिए। तो आप के लिए पाकिस्तान जो है फेवरेट्स में हो गया, ये शुरू से था या अभी थोड़ा और बढ़ गया? पहले तो था, लेकिन अब तो एक क्लियर पाथ नजर आ रहा है ना कि ये मैच जीतो और इसके बाद तो आप फिर हारोगे तो बहुत ही बुरा खेल के हारेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, अब इंडिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आगे इंडिया के जो मैचेस हैं उसके अंदर आपको क्या लगता है? डेफिनेटली मोरल डाउन होगा, अब प्रेशर भी ज़्यादा होगा कि बाकी टीमों से जीतना है। ये जो हार उनकी हुई है ये उनकी बाकी गेम के ऊपर इफेक्ट करेगी, बाकी मैचेस के ऊपर इफेक्ट करेगी? देखिए ऑब्वियसली अनलेस दे विन द नेक्स्ट गेम, व्हेनेवर, जब भी वो जीतें, तब तक वो जिस तरह भी हारेंगे ना तो वो यही चीज माइंड पे प्ले करेगी और लोग भी इसी को रेफर करेंगे। सो देयर विनिंग द नेक्स्ट गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बाय नेक्स्ट गेम आई डोंट मीन के पापा न्यू गिनी या दूसरा, बाय न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड से जीतेंगे तो उनका भी रोड इजी होगा टुवर्ड्स सेमीफाइनल, क्योंकि ये 3 बड़ी टीमें हैं और अफगानिस्तान को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो न्यूजीलैंड से और अफगानिस्तान से उनका जीतना बहुत लाजमी है, क्योंकि एक बड़ा मैच तो वो हार गए हैं, वो दोबारा होना नहीं अनलेस द फाइनल्स कम। सो दे नो दे हैव गॉट देयर वर्क कट आउट कि ये जो अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है ना ये उन्हें जीतना अच्छी तरह। बाकी दो को फिर व्हेन दे विल कम टू द ब्रिज दे फिर देखेंगे कैसे क्रॉस करें। और ग्रुप ए के अंदर जो टीम्स मौजूद हैं वो भी मतलब जैसे कि इंग्लैंड ने रिकॉर्ड बनाया, वेस्ट इंडीज़ को हराया, और वेस्ट इंडीज़ को तो पता नहीं क्या हो गया शुरू से लेकर अभी तक वो पता नहीं कैसे खेल रहे हैं। 55 पे आउट होना, इंग्लैंड से आउट हो जाना, लाइक अ स्लीपिंग जायंट। दुनिया राइट लेफ्ट हो जा रही है, उनको एहसास कोई पता ही नहीं है, वो अपनी मिट्टी नींद सोए हुए हैं। तो जब वो उठेंगे जिस मैच में अगर वो उठ गए तो वो किसी को मुसीबत डालेंगे, ये तो उनमें कैपेबिलिटी है। लेकिन जो उनका तर्ज है ना खेलने का, वो मुझे लगता है कंसिस्टेंटली जीतना उनके लिए मुश्किल होगा अनलेस वो कोई थोड़ी रीग्रुप करें। उनका एक बैट्समैन है रॉस्टन चेस जो पूरी बारी लेता है, उसको मैच खिलाएं और उसको एंकर का रोल दें और बाकी उसके इर्द गिर्द खेले। जैसे कल कोहली ने एक स्टडी किया शिप को, जैसे बाबर और रिजवान करते हैं।
वेस्ट इंडीज़ की टीम में या उनकी फिल्म में ऐसा कोई कैरेक्टर ही नज़र नहीं आता जो मेन स्टे हो। वो सारे ही आते हैं और उनकी कोशिश होती है कि गेंद घुमाना है, कि गेंद कह रहा हो मुझे माफ़ कर दो, इतनी ज़ोर ज़ोर से मारते हैं। तो थोड़ी नॉर्मल बैटिंग भी चाहिए, स्पेशली यूएई के अंदर। सही है। अच्छा बहरहाल, अब बाकी जो टीमें हैं ग्रुप ए की, वो जो हैं उनके मुकाबले काफ़ी तगड़े हो रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम भी है यूएई की कंडीशंस में खेलना, जबकि हमारा ग्रुप जो है उसके लिए काफ़ी क्योंकि यूज्ड टू हैं वहाँ पर खेलने के। बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान, इंडिया हो गया, इसमें जो बहुत ही ज़बरदस्त खेलते हैं वो जीत जाते हैं। जो दूसरा ग्रुप है उसके लिए काफ़ी मुश्किल है, तो डेफिनेटली वहाँ से आप किन टीमों को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? वैसे सारी टीमें बड़ी ज़बरदस्त हैं। इंग्लैंड की टीम है हाँ। वहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, लेकिन उनकी बैटिंग ने अभी तक डिसअपॉइंट किया। वो उसमें वो जान नजर नहीं आ रही क्योंकि फॉर्म नहीं है। प्लेयर्स तो हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन फॉर्म नहीं है। तो अनलेस दे कम इनटू फॉर्म तो वो मुश्किलात में है फिलहाल। श्रीलंका अच्छी क्रिकेट खेल रही है, बांग्लादेश को उन्होंने बड़ा जबरदस्त मैच हराया, चेस किया 170, और बांग्लादेश भी इन कंडीशंस में खासा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी तरह की पिचेस, इससे थोड़ी पुअर पिचेस कह लें, जिस पे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को सीरीज हराई है अपने मुल्क में, तो दे आल्सो हैव अ चांस। लेकिन वो ग्रुप ऐसा है कि उसमें जो भी 2 टीमें ऊपर आएंगी तो आपको लगेगा वर्ल्ड कप का एक मेजर हिस्सा जो है ना वो बाहर निकल गया। तो ये जो फॉर्मेट है ना आईसीसी का, आपकी सिर्फ 10 से 11 12 इंटरनेशनल टीम्स हैं। आपका वर्ल्ड कप ऐसा होना चाहिए कि हर टीम से एक मैच खेले और उसके बाद टॉप 4 आगे जाएं। जब आप ग्रुप्स बनाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि टीमों के साथ ज्यादती होगी, कि बुरे दिन के बाद रिकवरी कोई नहीं है। तो इसी तरह एक दफा पाकिस्तान आयरलैंड से हार के बाहर हुआ है वर्ल्ड कप से। हाँ। तो वो ये चीज़ जो है ना बड़ी टीमों के साथ बड़ी ज्यादती है कि आप एक ऑफ डे और आपका 4 साल की मेहनत, उसके बाद वापसी आपकी। ये फॉर्मेट अच्छा नहीं है। उसके बाद आगे अब 3-4 साल इंतजार करेंगे वर्ल्ड कप के लिए। बहरहाल कल का जो मैच है उसके अंदर आपको क्या लगता है कि कितना टारगेट, अगर हम पहले खेलते हैं, बैटिंग करते हैं, कितना टारगेट एटलीस्ट होना चाहिए जो न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल हो जाएगा चेज करना? देखिए, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच शारजा में, अब शारजा की जो पिच है ना ये वेरी कर रही है। किसी दिन इस पे बैटिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन जो लास्ट मैच हुआ है 170 रन बने और 170 चेज हो गए। सो दैट मीन्स के पिच भी अच्छा था। तो अगर यहाँ पे पिच अच्छा हो ना तो ये हाई स्कोरिंग जोन है, इसलिए क्योंकि बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं। इधर हिट लगती है तो फिर स्टेडियम से बाहर अक्सर बाहर रोडों पे बॉल जाता है। तो ये अब डिपेंड करता है कि पिच कैसी तैयार करते हैं उस दिन। अगर तो पिच अच्छा हुआ तो हाई स्कोरिंग गेम होगी, और अगर पिच अच्छा ना हुआ तो पाकिस्तान की स्पिन को काफी एडवांटेज होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और आज का मैच जो है वो भी स्कॉटलैंड अफगानिस्तान का, वो भी शारजा में होने जा रहा है, तो इससे भी काफी आइडिया हो जाएगा कि पिच किस तरह की है, कंडीशंस कैसी हैं। चलिए जी, अब इंतजार करते हैं कल के मैच का। आज का मैच भी देखना है, लेकिन कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, तो वो भी हमारे लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया हमारी ट्रांसमिशन का। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे और आपने दुआएं भी करनी है पाकिस्तानी टीम के लिए। खुशी भी मनाएं, लेकिन साथ साथ दुआ भी करें कि ये फॉर्म जो है पाकिस्तानी टीम की ऐसी बरकरार है। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।